दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो हम शुरू में ही आपसे कह रहे हैं कि चेत जाइए, क्योंकि मौजूदा वक्त की सत्ता को नहीं पता है देश बनता कैसे है। मौजूदा वक्त की सत्ता को नहीं पता है कि इस देश को कैसे चलाना है। मौजूदा सत्ता को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी भी देश के लिए उस देश के नागरिकों का क्या महत्व होता है। मौजूदा सत्ता की सबसे बड़ी जरूरत वह राजनीति है जिसके जरिए सत्ता उसके पास लगातार बनी रहे, चाहे इस देश के नागरिकों की मौत दर मौत होती चली जाए। और यह कोई तमाशा नहीं है, बल्कि देश कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, जब इसकी जानकारी नहीं है तो बीते 6 बरस का सच यह है कि इस देश के भीतर में ना तो कोई सरकारी स्कूल की इमारत खड़ी हुई, ना कोई सरकारी अस्पताल खड़ा हुआ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अपने तौर पर इस मौजूदा सरकार ने दिया ही नहीं है। आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है? हम इसके पूरे तथ्यों के साथ आपको बताएं, उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नागरिकों की मौत पर भी जश्न मनाने की स्थिति सत्ता की कैसे होती है, इसका ताजा उदाहरण अगर एक तरफ राजस्थान है तो दूसरी तरफ बिहार भी है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस की वजह से जिस तरीके से अब लगातार बड़ी तादाद में लोग बीमारी से ग्रस्त होकर सामने आ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, उसमें आपको जानकर हैरत होगी कि बिहार में वहां की राजनीतिक सत्ता को लगा कि अगर ऐसे वक्त में चुनाव हो जाए जो निर्धारित है अक्टूबर नवंबर में, तो ऐसे में वो दोबारा सत्ता में लौट सकती है। तो उसने जिले दर जिले अपने तमाम विधायकों से कह दिया कि कोई डाटा बाहर मत दो जिससे इस बात की जानकारी निकल कर ही ना आए कि यहां पर कोई बीमारी भी है। और जिले दर जिले तमाम विधायक हों या फिर अपने तौर पर जो सिस्टम काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट दी, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। लेकिन अब विस्फोटक स्थिति जब हो गई तो वही लोग जो कल तक कह रहे थे कि सब ठीक है, अब वह भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गए हैं। सत्ता के लिए इस हद तक कोई जा सकता है, इसका एक तमाशा हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के दौर में देखा था। जब कोरोना वायरस भारत में आ चुका था, दुनिया में तमाम बंदिशें शुरू हो गई थी, लेकिन हमारी पार्लियामेंट भी इसलिए चल रही थी कि उसकी नजरों के सामने मध्य प्रदेश की सत्ता को पलटना था। कितने विधायक बिके, कितनों में बिके, इसका जिक्र आज नहीं करेंगे। और यह राजस्थान की स्थिति की भी वही की स्थिति है, जहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि देश के भीतर में ऐसा संकट है, लेकिन सत्ता को लेकर राजनीति पूरे अपने उफान पर है। और यहीं से यह सवाल शुरू होता है कि इस देश में सिस्टम अगर लूट है, इस देश के सिस्टम में लूट की स्थिति ही अगर सिस्टम में कन्वर्ट कर दी गई है, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी पद पर रहेगा वह या तो लाभ के लिए रहेगा, मुनाफा पाने के लिए रहेगा, या फिर लूटने के लिए रहेगा, या फिर उस दायरे में जाकर शामिल होना चाहेगा जहां पर उसको एक अधिकार मिला रहे जिसमें वो कानून अपने लिए लोगों को बतला सके। दूसरों के लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, कोई मायने नहीं करेगा। हमें लगता है कि जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक बात का जिक्र आपसे आज और करते हैं। आज की तारीख है 19 जुलाई, और 19 जुलाई 1969, 51 साल पहले आज ही के दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन आज ही के दिन हुआ था, 51 ईयर्स पहले। और उसकी स्थिति क्या है, यह इससे बात हम शुरुआत करना चाहते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि जिन बैंकों में आपका पैसा है उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद आपको बतलाएंगे कि इस देश में एक भी इमारत सरकारी स्कूल की, सरकारी अस्पताल की नहीं खड़ी हो पाई है। इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो उसने जनता पर ही टैक्स लगाया, जनता से ही सेस लिया और उसके जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बना दिया, अन्यथा उसमें भी लूट कर ली। ये कमाल की स्थिति है। और ऐसी स्थिति से नहीं चेतेंगे और पॉलिटिशियंस के भरोसे आप रहेंगे तो आपकी हथेली खाली होगी। आपके सामने इतना बड़ा गड्ढा होगा जिसमें शायद दफन होने की स्थिति इस देश की आ जाए। देश को बचाने की सोचते हुए आज जरा इन तथ्यों को ऊपर गौर कीजिएगा। 19 जुलाई 1969 राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए भारत में 14 बड़े प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया, और उस पीरियड में तकरीबन इस देश के भीतर में 8,200 शाखाएं थी, जो आज की तारीख में बढ़कर लगभग 1,56,339 बैंक की शाखाएं हो गई है। अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो प्रायोरिटी
लैंडिंग थी, सेक्टर लैंडिंग थी, वो उस समय 0% थी, आज 40% हो गई। अच्छी बात है। जो डिपॉजिट था 1969 में 5000 करोड़ का था, जो गवर्नमेंट के जरिए ही दिया गया था, लेकिन आज की तारीख में 138 लाख करोड़ 138.50 लाख करोड़ आज की स्थिति में डिपॉजिट है बैंकों में। लेकिन इसके बाद का सच डराने वाला है। जो 5000 करोड़ रुपए बैंकों में डिपॉजिट किए गए थे, तो बैंकों ने उस वक्त कर्ज दिया था तकरीबन 3500 करोड़, और 3500 करोड़ जो कर्ज दिए गए थे वो लौट आए। और आपको जानकर हैरत होगी कि 1969 से लेकर 1991 तक जो बैंक कर्ज देते थे वो वापस आ जाते थे। 91 के बाद से इस देश की इकोनॉमी बाजारमय हो गई और प्रॉफिट इस देश का मंत्र हो गया। संविधान को लोगों ने अपने तौर पर ताक पर रख दिया, और उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में निजीकरण की ऐसी आंधी आई जिसमें सब कुछ पैसा निजी हाथों में सौंपा जाने लगा। और उसके जरिए आज जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, बैंकों में डिपॉजिट है 138 करोड़ 50 लाख रुपीस। 138 लाख करोड़ में से 101 लाख करोड़ कर्ज दिया हुआ है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 51 साल बैंकों के हुए हैं, तो उस पे लेकर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, उन्होंने एक वहां पर रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि लगभग 17 बैंकों से जो डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो कह रहे हैं हम पैसे नहीं लौटा पाएंगे या वो फरार हो गए। उनकी संख्या 2426 है, और उनके ऊपर जो कर्ज है बैंकों का, जो नहीं दे पाएंगे, 1,47,000 करोड़ रुपया। जनता का पैसा नहीं लौटा पाएंगे। बैंक के एम्प्लॉयज यूनियन ने सारी चीजें सामने रख दी। अब यहां पर अलग अलग बैंकों का अलग अलग होगा। एसबीआई का जैसे 685 विलफुल डिफॉल्टर हैं, लगभग 43,000 करोड़ वहां से वापस नहीं आ पाएगा। पंजाब नेशनल बैंक 325 लोग हैं, 22,000 करोड़ से ज्यादा वापस नहीं लौट पाएगा। इसी तरह हर बैंक का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 355 डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स, हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। 14,000 करोड़ रुपया उनसे नहीं निकल पाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग 69 डिफॉल्टर्स हैं, वहां से 9,663 करोड़ रुपया नहीं निकल पाएगा। अब इस परिस्थिति को समझना जरा शुरू कीजिए। जो सबसे कम डिफॉल्टर है पंजाब एंड सिंध बैंक, सिर्फ 6 डिफॉल्टर है, और 6 डिफॉल्टर्स ने 255 करोड़ रुपए बैंक से उठा लिए। एवरेज जब निकाला गया तो एवरेज लगभग आता है कि 42 करोड़ रुपए एवरेज आएगा सबके हिस्से में। 42.5 करोड़ रुपए एवरेज अगर 6 लोगों ने उठाए हैं, और ये पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है, हालांकि 6 लोगों में किसी ने 22 करोड़ लिया, किसी ने 80 करोड़ लिया, ये अलग है, लेकिन एवरेज के हिसाब से चलिए। हम वो पैसा भी नहीं लौटाएंगे, और उनके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति बनी हुई है। जब हमने पता लगाया कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनके पास जो संपत्ति, उन संपत्ति को जब्त क्यों नहीं किया गया? वो कौन लोग हैं? वो पॉलिटिशियंस के नजदीक के लोग हैं, वो इस देश की राजनीति में दखल देते हैं। यह छोटी स्थिति है। बड़ी स्थिति डराने वाली है। बड़ी स्थिति में इस देश के भीतर में लगभग 33 ऐसे लोग हैं जो टॉप मोस्ट हैं, उनके ऊपर 32,737 करोड़ है। अब आप सोचिए कि एवरेज निकालिएगा तो 992 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कौन कौन है, कहां कहां पर है। जब हम इस बात का सिस्टम का जिक्र करते हैं कि ये लूट का सिस्टम है, तो जरा इसको एक नजर और देखिए कि जैसे आपके दिमाग में आएगा तुरंत गीतांजलि जेम्स, जिसमें नाम नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का आएगा। ये कहां है? भाग चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं। एक लंदन की जेल में है और एक कहीं अफ्रीकन कंट्री में पड़ा हुआ है। किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, ये कहां पर है? ये लंदन में है। रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, इसने भी कर्ज लिया हुआ। ये इंदौर की कंपनी है जिसको अब बाबा रामदेव की कंपनी ने खरीद लिया है। क्यों कर्ज नहीं लौटाया है भाई? विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, ये सूरत बेस्ड जतिन मेहता हैं, और इनके जो 3 लोग, इनके जो ये भाग कर चले गए हैं बाल्कन कंट्रीज में, वहां पर एक मॉन्टेगैग्रो कंट्री है, वहां पर चले गए। ये साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है, वहां ये चले गए हैं। इसके अलावे एक बायोटेक है, रबनिंग बायोटेक, उसके जो मालिक हैं वो है नितिन, चेतन और दीप्ति संडसेरा। ये लोग भागकर चले गए हैं नाइजीरिया में। और जितने लोगों के हमने नाम लिए, किसी ने एसबीआई से लिया है, किसी ने पीएनबी से लिया है, किसी ने यूको बैंक से लिया है, किसी ने आंध्रा बैंक से लिया है, किसी ने इलाहाबाद बैंक से लिया है, किसी ने बैंक ऑफ इंडिया से, ये पैसे लिए गए हैं। इन सभी के रिश्ते जो ऊपर वाले थे, 5 नाम हमने आपसे जिक्र किया,
और इन 5 नाम के अलावे जो नीचे के 6 नाम थे उसका भी हमने जिक्र किया, जिनमें हर के हिस्से में तकरीबन 42 करोड़ आ रहा है, यहां हर हिस्से में लगभग 992 करोड़ आ रहा है। सबके रिश्ते पॉलिटिशियंस के साथ में। अब यह सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसा नहीं लौटाया जा रहा है और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग पैसा लेके चले जाते हैं तो इस देश के भीतर की स्थिति क्या है। अब यहां पर आइए, क्योंकि इस बात का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इस देश के भीतर में कोई काम होता ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आपको यह जानकर हैरत होगी कि बीते 6 वर्ष में हुआ क्या है। हम सिर्फ 2 स्थिति ले रहे हैं, स्कूल की और अस्पताल की। दोनों की स्थिति इसलिए क्योंकि इस देश के एचआरडी मिनिस्टर ने कहा रक्षा पहले शिक्षा बाद में। कमाल की फिलॉसफी है, यानी हम इस देश में शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है और रक्षा तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। और जो स्थिति इस देश के भीतर में अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, इन तमाम जगहों पे जो ग्रामीण इलाकों में हो रही है, बड़ी विस्फोटक स्थिति हो रही है। उसे कैसे थामेंगे नहीं कोई जानता है। स्थिति बिगड़ी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में भी है, वहां पर भी कोई नहीं जानता है कैसे थामेंगे। लेकिन फिर भी रक्षा और शिक्षा ये ठीक वैसे ही है। अगर आप बीमार हैं तो हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन दवाई बाद में देंगे। कमाल की फिलॉसफी है ये। लेकिन हम जब आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2013-14 तक, यानी जब मोदी सरकार नहीं आई थी, उस वक्त इस देश के भीतर में कुल हॉस्पिटल्स की संख्या 35,416 थी और कुल बेड्स जो थे वह 6,28,700 बेड थे। अब आप सोचिए कि 2013-14 और उसके बाद 2019-20, 6 साल में क्या हो गया। 35,416 से बढ़कर हम लोग 37,725 पर आ गए। कुल हॉस्पिटल्स का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में एक भी इजाफा नहीं हुआ। प्राइमरी डिस्पेंसरी भी एक नहीं खुली, हॉस्पिटल्स नहीं, सब सेंटर्स नहीं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, कुछ नहीं खुला सरकारी तौर पर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल इस दौर में बढ़ते चले गए और उनकी संख्या में तकरीबन 1,300 का इजाफा हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस देश के भीतर में जो कि पूरा मुनाफा पर होंगे। गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, यानी 35,000 से 37,000 जो पहुंचे उसमें लगभग 1,500 प्राइवेट है। 1,500 से भी कम की स्थिति बन रही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए और इसके पैरेलल में ले आइए स्कूल और यूनिवर्सिटीज ले आइए। सरकार ने किया क्या है इस दौर में 6 साल में। 2013-14 की स्थिति थी कि इस देश के भीतर में 760 यूनिवर्सिटीज थी, 760 यूनिवर्सिटी थी। आज की तारीख में 819 यूनिवर्सिटी काम कर रही है ओवरऑल। इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, माने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जो इसमें स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है, डीम यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल ओपन, सारी यूनिवर्सिटीज है। अब आप कहेंगे नहीं, 760 से 819 तक पहुंचे यूनिवर्सिटी में तो इजाफा तो हुआ है। लेकिन फिर आपको जानकर हैरत होगी कि 760 यूनिवर्सिटी में जो इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 43 से 47 पहुंची। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया उसमें कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, जो कि इससे पहले की जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी उसको सेंट्रल का दर्जा दे दिया गया। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में 316 से 316 से 367 तक पहुंचे। ये 50 का इजाफा इसलिए हुआ, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो चल रही थी उसको गवर्नमेंट ने पब्लिक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया, उनको ग्रांट दे दिया, पैसा, यहां भी पैसे का खेल है। लेकिन इन सब के बीच जो पूरी तरीके से सबसे ज्यादा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो थी उसमें इजाफा हुआ 282 तक पहुंच गए। वो पहले 181 तक थे, यानी 2013-14 में 181 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, आज की तारीख में 282 है, यानी 100 का इजाफा हुआ। ओवरऑल इजाफा जो हो रहा है वो 125 का हो रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ काम किया ही नहीं, ना यूनिवर्सिटी के लेवल पे किया, ना हॉस्पिटल के लेवल पे किया। अब अगर ऐसे डाटा इस देश के सामने है तो सरकार करती क्या है। हमें लगा कि सरकार बार बार कहती है हमने सड़कें बना दी, हमने उसकी भी जानकारी ली कि सरकार ने जो सड़क बनाई वो पैसा कहां से आया। वो पैसा भी हमसे और आपसे ले लिया। 2 ही साल का डाटा आपको देते हैं। 2018-19 में
हमसे और आपसे सेस से लिया गया, टैक्स एक अलग चीज है, सेस के जरिए लिया गया, यह था सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लिया गया, उसमें 1,13,000 करोड़ रुपए 18-19 में लिया गया। अगला सवाल आपका होगा, 1,18,000 करोड़ रुपए लिया गया तो क्या उतने की सड़क बनी? नहीं बनी। 2019-20 में 1,27,000 करोड़ रुपए सेस लिए गए, सड़क बनी? नहीं बनी। और तो और जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उसमें भी सेस 1 रुपया जोड़ा गया रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और इसके जरिए 17,000 करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देंगे। नहीं हुआ है काम। इस देश के भीतर में जो 2 साल के हमने आंकड़े आपको दिए, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ के हैं, सरकार ने जो सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इस देश के भीतर में सिर्फ 2 साल के भीतर में जो खर्च किया, आने वाले वक्त के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं है, जो खर्च भी किया वह भी 1 लाख करोड़ को पार नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है सेस का पैसा भी क्या सरकार अपने ऊपर ही खर्च कर देती है। हम इन बातों का इसलिए भी आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि कितनी मुसीबत में देश अपने तौर पर चलता है, लोग यहां पर रहते हैं। जिस दौर में कोरोना वायरस है, आपको जानकर हैरत होगी कि जो बच्चे दुनिया के दूसरी जगहों पर चले जाते थे पढ़ने के लिए, अब उनके सामने संकट है कि वो कैसे जाएंगे। और उसके बारे में हमें लगा कि अमेरिका में शहर दर शहर जिस समय सबसे ज्यादा लोग मर रहे थे और भारत की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मर रहे थे, उस पीरियड में भी, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे टेक्सास हो, चाहे इंडियाना हो, चाहे न्यू जर्सी हो, चाहे मिशिगन हो, बच्चे वहां से नहीं आ रहे थे कि उनको लगता था कि भारत की स्थिति तो और नाजुक होगी। वह बच्चे जो अपने जेब से पैसा वहां पर ट्यूशन फीस का देते हैं, हॉस्टल का देते हैं, रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वही बच्चे नहीं लौट कर आए। और उनकी संख्या और पैसा आप जानना चाहेंगे? आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ अमेरिका में भारत के जरिए बच्चे जो वहां पर देते हैं वो तकरीबन $4673 मिलियन है। इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट कर दें तो 35,159 करोड़, 35,159 करोड़ रुपए अमेरिका के शहरों में, जो 10 टॉप शहर हैं, उस शहरों में देने वाले बच्चे, जो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में जो बच्चे रहते हैं वहां पर सबसे ज्यादा पैसा लोग देते हैं। ये अलग अलग शहरों का एक डाटा है। लेकिन सोचिए, भारत में हायर एजुकेशन का पूरा बजट जो है, पूरा बजट हायर एजुकेशन को लेकर भारत में, वह सिर्फ 38,000 करोड़ का है। और सिर्फ अमेरिका जैसे शहर, अमेरिका के शहरों में जो बच्चे ट्यूशन फीस देते हैं और रहते हैं, वह देते हैं 35,000 करोड़। वो कमाल की स्थिति है इस देश के भीतर की। और ये स्थिति में हो सकता है पॉलिटिशियंस के बच्चे हों, कॉर्पोरेट के बच्चे हों, इंडस्ट्रीज के बच्चे हों, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हों, करप्ट लोगों के बच्चे हों, जो जिसके बच्चे होंगे वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस देश को चलाना कैसे है नहीं पता है, इस देश को बनाना कैसे है नहीं पता है, इस देश को कैसे आगे ले जाएंगे नहीं पता है। इसलिए हमको लगता है कि आखिर में एक सच जान लीजिए आप, जो चाइना को लेकर सच है, क्योंकि चाइना को लेकर इस सच को लोग बहुत कम जानते हैं कि भारत में, इस देश के भीतर में राजनीति एक्चुअल में 91 के बाद से जो स्थिति शुरू हुई, चाहे वो अयोध्या का स्थिति हुई हो, चाहे कास्ट को लेकर हुई हो, यानी मंडल कमीशन आया हो, चाहे कमंडल का संकट शुरू, और एक राजनीतिक तौर पर भारत की इकोनॉमी को डामाडोल यहाँ के पॉलिटिशियंस ने कैसे किया, हमको लगता है आज इसको भी जरा समझ लीजिए और चाइना को ही लेकर समझिए, जिससे चीजें और साफ हो जाएंगी। भारत की स्थिति यह है एजुकेशन को लेकर और चाइना की परिस्थितियों को लेकर कि भारत की जो जीडीपी है चीन की तुलना में कितनी कम है, यह तो मौजूदा वक्त में सच है, लेकिन 1980 तक, 1980 में भारत की जीडीपी चाइना की जीडीपी से ज्यादा थी। और आज की तारीख में चाइना की जीडीपी भारत से कई गुना ज्यादा है। कई गुना से मतलब ऐसे समझिए कि हम लोग 2.7 ट्रिलियन है, तो चीन की जीडीपी $13 ट्रिलियन की है। हम $2.7 ट्रिलियन के हैं। हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 कहा जाता है एवरेज। इस साल 2020 का चक्कर हम बता रहे हैं। चाइना ने का डाटा है 2019 का 3,28,000। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस में भारत के ऊपर जो कर्ज है, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, विदेशी कर्ज, और चाइना के ऊपर जो कर्ज है, यह भी देख लीजिए। चाइना के ऊपर कर्ज है 15,200 करोड़, 15,200 करोड़। यह डाटा है सितंबर 2019 का। और
भारत का जो डाटा है ये दिसंबर 2019 तक का है। भारत के ऊपर कितना है? 40.18 लाख करोड़। उसका है 15,200 करोड़, भारत के ऊपर है 40 लाख करोड़। यह स्थिति और उसका बजट और हमारे बजट की तुलना में अगर कीजिएगा, और ये सारी चीजें 1980 के बाद से उसने रफ्तार पकड़ी है। वहां की पॉलिटिक्स, यहां की पॉलिटिक्स। लेकिन इसके पैरेलल में एक चीज और जोड़ दीजिएगा, हेल्थ पे जो खर्चा चाइना में होता है वो तकरीबन होता है 7,48,000 करोड़। भारत में कितना होता है? 67,000 करोड़। एजुकेशन में भारत में खर्च होता है हायर एजुकेशन पे 38,000 करोड़। चाइना में कितना खर्च होता है? 99,000 करोड़, 3 गुना ज्यादा। अगर इस स्थिति में भारत और चाइना को हम देखते हैं तो हमको लगता है यहां से तुरंत आ जाइए, उस एजुकेशन फील्ड को लीजिए, हेल्थ सेक्टर को लीजिए और पॉलिटिशियंस को लीजिए। अब आपको जानकर हैरत होगी कि चाइना जैसे देश में भी अगर आप वहाँ के स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं और अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उसको जो इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाता है जो पॉलिटिशियंस को किया जाता है। और पॉलिटिशियंस की जो आय है, उसका जो बैंक बैलेंस है, वह सरकार द्वारा मिलने वाली रकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। दुनिया के कई देशों में आपको ऐसी स्थिति मिल जाएगी। और तो और दुनिया के तमाम देशों में जिस पीरियड में कोई पार्लियामेंट्री रहता है, चाहे वो वहाँ पर कांग्रेस का सदस्य हो, वहाँ की किसी भी ऐसी संस्था का सदस्य हो जो कि जनता ने जिसे चुना हुआ हो और टैक्स पेयर का पैसा लेता हो, तो ऐसे में उसकी संपत्ति बढ़ती ही नहीं है। लेकिन भारत में पॉलिटिशियंस की संपत्ति की रफ्तार 1991 के बाद से 2014 तक तकरीबन 350% थी बढ़ोतरी, जो कि 2014 के बाद से पॉलिटिकल पार्टी के भी आय की बढ़ोतरी लगभग 500% रफ्तार को पार कर गई। और इस देश के नागरिकों की आय जो है वह बढ़ती है 7% से। यह अंतर है। चेतेंगे नहीं तो किधर जाएंगे, और अगर इस मौजूदा वक्त में समझेंगे नहीं तो हालात कैसे हमारे हाथों से निकल जाएंगे, यह भी समझ लीजिए। क्योंकि यह तमाम चीज जानकारी देती है कि इस देश के भीतर में सरकार हर चीज स्वीकार लेती है। और आखिरी बात, जिस देश के भीतर में हम लोग एजुकेशन को महत्व नहीं देते हैं, उसकी स्थिति यह है। स्कूलों की संख्या से समझ लीजिए, खुद समझ जाएगा। जो प्राइमरी स्कूल होता है जहां 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाई होती है, वैसे देश भर में स्कूल तकरीबन 8.5 लाख हैं। और जहां पे 10th से 12th तक की पढ़ाई होती है, वैसे स्कूलों की तादाद सिर्फ 1 लाख है। स्कूल कम रहे हैं। 8.5 लाख प्राइमरी में, 4 लाख हो जाते हैं अपर प्राइमरी में, 1,35,000 हो जाते हैं सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में घटकर वो 1,09,000 हो जाते हैं। स्कूल भी कम होते चले जाते हैं, बच्चे भी खत्म होते चले जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आखिरी बात ये, सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके माथे पर एक शिकन नहीं आएगी। इस देश के करोड़ों नागरिक मौजूदा वक्त के वायरस से चाहे मर जाए, वो अपनी सुरक्षा, अपने बंदोबस्त, जो सियासत है वो अपने तौर पर करेगा, जो सत्ता है वो मजबूती के साथ करेगी। और हर नई सत्ता को साथ जोड़कर वह अपनी पूंजी का इजाफा करते हुए, हो सकता है आज नहीं कल, अगर भारत के भीतर में ये एपिडेमिक जो माने फैलता चला गया और लोगों को गिरफ्त में लेता चला गया, ये छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी। इलाज कहीं और कराएंगे, रहेंगे कहीं और, क्योंकि यूरोप अब ठीक हो गया है। अब विदेशी यात्राओं का दौर कुछ दिन में शुरू होगा, इंतजार कीजिए, फिर आप देखिएगा। चेत जाइए, क्योंकि यह सिस्टम लूट से भी आगे का ऐसी त्रासदी का है जिसमें इस देश के भीतर में लोगों की मौत होगी और उस पर जश्न मनाया जाएगा। यही हो रहा है सत्ता पाने को लेकर, चाहे वो राजस्थान हो चाहे बिहार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।